Hello student, in this video we will discuss about the solubility. Solubility means amount of solute dissolved in the given quantity of solution. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है कितना, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, इसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी जनरली मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होते हैं। तो मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ, पर्टिकुलर टेम्परेचर इसलिए बोला क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो सकता है कि सॉल्युबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि 100 ml में 20 ग्राम कोई सॉल्ट डिजॉल्व होता है एट रूम टेम्परेचर। हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी क्वांटिटी 20 से 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो ये इंक्रीज भी हो सकती है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ पर यदि सॉल्युबिलिटी देखें तो हम सॉलिड के बारे में भी पढ़ते हैं, लिक्विड भी मतलब सॉल्युबल होते हैं, गैसेस भी सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्युबिलिटी इज ए मेथड टू एक्सप्रेस द मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड इट इज आल्सो नोन एज मोलैरिटी। मीन्स मोलर सॉल्युबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है या उसको मोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सॉल्युबिलिटी देखें, द मैक्सिमम amount of solute which dissolves in a given quantity of solution or solvent at a specific temperature। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी अलग होगी। एज द टेम्परेचर राइजेस द सॉल्युबिलिटी चेंजेस। मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है इन केस ऑफ सॉलिड। जनरली ये देखा गया है कि जब हम सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से तीन तरह से वेरी कर सकता है। या तो मतलब ये हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए, या फिर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज करने पर डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, यदि हम इसको सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उल्टा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हो जाती है। तो कभी कभी इस तरह से और भी हो सकता है, इरेगुलर बिहेवियर भी देखने को मिलता है सॉलिड के केस में, कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो क्या होता है, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी। फिर फर्दर यदि हम और टेम्परेचर को जैसे राइज करते हैं, ये यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से भी ट्रेंड देखने को मिलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है और जहाँ से ये डिक्रीज होता है, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड जनरली देखने को मिलता है। इसी तरह सॉलिड पर प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। जब हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो लगभग वहाँ पर इनसिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं और दे आर नॉट मेजरेबल, उनको हम मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जनरली हमको पढ़ना है इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में, अब गैसेस के लिए तो हम जनरली मोल्स ऑफ या मास ऑफ गैस नहीं यूज करते हैं। उसके लिए हम यदि वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम जो है कैलकुलेट करना गैस का सिंपल हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन डिजॉल्व इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। मीन्स जो फिक्स वॉल्यूम ऑफ द गैस यदि हम लेते हैं, विच कैन डिजॉल्व इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution means in which no more solute can be dissolved, means in which no more gas can be dissolved at a given temperature is known as solubility of gases in liquid and it expressed in, यदि हम इसके एक्सप्रेस करते हैं तो ये मोलैरिटी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है solubility of gases and in mole fraction, या फिर मोल फ्रैक्शन में भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड।
ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं लिक्विड में। हाँ, यहाँ पर यह भी है कि जैसे गैसेस डिजॉल्व हो जाती हैं लिक्विड में, आपने जो है ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये नॉर्मल वाटर है या नेचुरल वाटर है, इट डिजॉल्व्स नंबर ऑफ गैसेस, जैसे मैन है ऑक्सीजन, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल एक्वेटिक लाइफ सस्टेन और ऑल एक्वेटिक लाइफ लिव्स। हर एक एक्वेटिक लाइफ के लिए क्योंकि किसकी ज़रूरत होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की, विच इज़ वाइटल इन सस्टेनिंग ऑल एक्वेटिक लाइफ इन लेक्स, रिवर, सीज, ओशियन, सभी जगह पर इसकी ज़रूरत है। तो यदि ये गैस ऑक्सीजन डिजॉल्व ना हो तो एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाएगी। वो मतलब जो है वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनका डेथ भी हो सकता है यदि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की हो सकता है सॉल्युबिलिटी वहाँ कम हो जाए, हम आगे फैक्टर देखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी कम होने से एक्वेटिक लाइफ जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे मे डाई, वहाँ पर जो है उनका डेथ भी हो सकता है। प्लांट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, प्लांट्स जो लाइफ है वहाँ पर, एक्वेटिक प्लांट्स हों या एक्वेटिक एनिमल्स हों, बोथ आर अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स, सभी के फैक्टर्स पर इन पर भी इफेक्ट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि वाई एक्वेटिक लाइफ सस्टेन इन जो है लेक्स, रिवर, सी, ईटीसी, इस तरह से इनको जो है मोर कंफर्टेबल इन ये, या फिर इस तरह से आता है वाई एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर देन इन समर। तो उसका आंसर ढूंढने के लिए भी हमें आगे देखना पड़ेगा। तो इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ, जैसे फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट के फॉर्म में यहाँ पर हमने लिया हुआ है गैस, तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो जनरली ये देखा गया है कि जैसे जो सॉलिड के केस में होता है तो प्रिंसिपल एक फॉलो करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये सॉल्युबिलिटी जो है, दूसरा फैक्टर मेन ये होता है कि ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यदि स्ट्रांग हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पर देखें तो मोस्ट सॉल्युबल इन केस ऑफ गैसेस, मोस्ट सॉल्युबल गैसेस आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड। जो गैसेस किसी मतलब जिस सॉल्वेंट में हम मिक्स कर रहे हैं यदि उसके साथ वह केमिकल यदि बॉन्डिंग कर रहे हैं तो बॉन्ड बनाने के द्वारा ही वह उसके साथ रिएक्ट कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर दो तरह की गैसेस हैं, ये एलिमेंट्री गैसेस हैं मोस्टली, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, सभी एलिमेंट्री गैसेस हैं। और यदि इनको देखा जाए तो वेरी जो है लेस सॉल्युबल इन वाटर, इनकी वाटर में तो सॉल्युबिलिटी कम पाई जाती है बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, बट हाईली सॉल्युबल इन अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर के साथ ये गैसेस रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, जबकि अल्कोहल में इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, रेडली डिजॉल्व होते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड दीज गैसेस। अब हम यदि वहीं पर दूसरा गैसेस देखें जो एलिमेंट्री नहीं है, जनरली ये कंपाउंड के रूप में है, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। When we make these gases mix with water, they readily soluble because they combine with the water. तो readily soluble in water, यदि इनको देखा जाए तो ये बहुत जल्दी से soluble होते हैं in water, जबकि वहीं पर यही गैसेस को यदि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं जैसे अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, तो वहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी या सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कि मोस्ट ऑफ द जो है एलिमेंट्री गैसेस लेस सॉल्युबल इन वाटर, जबकि जो केमिकली रिएक्ट विद वाटर दे आर हाईली सॉल्युबल। अब नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ, यदि हम गैस देखते हैं, टेम्परेचर उसका इफेक्ट यदि देखें तो व्हेन गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इट फॉर्म्स सॉल्यूशन एंड रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में वह एनर्जी रिलीज करता है। मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक तरह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है।
अब हम इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। यदि ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम किसी उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। जो पहले एक्सोथर्मिक थी, अब हम देखिए इस सॉल्यूशन को जिसमें गैसेस डिजॉल्व है, इसको हम यदि हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। मीन्स गैस अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपने भी देखा होगा, जैसे आप सिंपली आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वाटर को बॉयल करते ही वहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली वो बबल्स क्या होते हैं, द बबल्स जो होते हैं दे आर द बबल्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। सबसे पहले उनके बबल्स बाहर निकल जाते हैं। तो हम वाटर को यदि बॉयल करते हैं, गैसेस यहाँ से एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब जो डिजॉल्व गैसेस थी वो कम हो गई। तो यही कारण है कि जब मान लीजिए किसी वाटर बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, लेक हो, रिवर हो, ओशियन हो, सीज हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी। और डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने के कारण तो टेम्परेचर, जैसे समर सीजन में जनरली टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण से एक्वाटिक लाइफ पर इसका जो है एडवर्स इफेक्ट होता है और बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ्स वहाँ से इन डेंजर, मतलब खतरे में आ जाते हैं। तो कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो यही कारण है कि टेम्परेचर राइज करने पर एक्वाटिक लाइफ जो है सर्वाइवल नहीं होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ। और विंटर सीजन में वही सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो विंटर सीजन में एक्वाटिक लाइफ मोर कंफर्टेबल फील करती है इन कंपैरिजन टू समर सीजन, बिकॉज इन समर सीजन देयर इज हायर टेम्परेचर देन विंटर सीजन। तो थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर का यदि हम इफेक्ट देखें तो जैसे ये दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर है लो प्रेशर, लिक्विड दोनों में इक्वल है, गैस अमाउंट ऑफ गैस भी इक्वल है। बट यदि हम देखें जो सॉल्युबल गैसेस हैं, सॉल्युबल जो अमाउंट ऑफ गैस है, इट इज लेस व्हेन द प्रेशर इज लो। जब प्रेशर लो था तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के डिजॉल्व हो रहे हैं वो कम है, जबकि जहाँ पर जो वैकेंट एरिया है यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर है, इनकी संख्या ज़्यादा है। अब हमने यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दिया है, पिस्टन के द्वारा पिस्टन को और जो है नीचे तक दबा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो गैसेस क्या होगा, मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है फील प्रेशर, इन पर प्रेशर लगेगा और ये जाकर के सरफेस से स्ट्राइक होंगे। और जैसे ही सरफेस से स्ट्राइक होंगे, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक विद द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड दे डिसॉल्व इन द वाटर या लिक्विड, वो लिक्विड में जाकर के डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पर इस एरिया में इनकी संख्या कम हो गई है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लो। जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस किसी के कम होंगे, प्रेशर बढ़ाने पर उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी। तो यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है, यहाँ ज़्यादा है। अब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन मतलब कहाँ की ओर चले गए, ये जो अभी नंबर ऑफ यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे अब वो यहाँ की ओर चले गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पहले कम थे, तो यही अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो देखिए जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसके लिए विलियम हेनरी, एक साइंटिस्ट थे विलियम हेनरी, जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। विलियम हेनरी, दे गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। इन्होंने अमाउंट ऑफ गैस और सॉल्वेंट के बीच में कितना गैस, यदि मान लीजिए हमने 100 ml सॉल्वेंट लिया
तो उसमें हम कोई पर्टिकुलर गैस कितना मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर। इस तरह से उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को दिया कि प्रेशर हम जितना बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी तो कितना इंक्रीज होती जाएगी। एंड दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज हेनरीज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉ ये बोलता है, it states that the mass of gas dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। यदि हम देखें इसको तो जो मास ऑफ गैस हम डिजॉल्व कर रहे हैं पर इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मीन्स मास ऑफ गैस जैसे ले लें बाई एम और प्रेशर ऑफ द गैस ले लें विच इज इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। पी इज द प्रेशर। स्मॉल पी भी ले सकते, स्मॉल पी जनरली लेते हैं प्रेशर के लिए। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और यदि हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो कांस्टेंट हो जाएगा के इंटू पी। के इज द सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इट्स यदि हम मैग्नीट्यूड देखें तो इट डिपेंड ऑन द जैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है के की। अब इसको हम सिंपली इस तरह से भी जो है डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। क्योंकि सॉल्युबिलिटी ही जनरली मास के रूप में यदि हम कंसीडर कर लेते हैं, उसको मास ले लेते हैं, तो सीधे सीधे हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए हेनरी के समय पर ही एक साइंटिस्ट दूसरे थे डाल्टन, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने भी एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ही आल्सो गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर किस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो उन्होंने भी एक अपना नए तरीके से थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया था। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग डाल्टन ने ये बोला कि यदि हम इसी को मान लीजिए जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस ना लेकर के इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में यदि कैलकुलेट करते हैं तो भी हम इसके द्वारा सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन्होंने यही किया, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस एज ए सॉल्यूट जो हमने कंसीडर किया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इन्होंने मास की जगह पर हेनरीज के द्वारा मास लिया गया था, इन्होंने उसी को मोल फ्रैक्शन ले लिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस जैसे मान लीजिए x ले लिया है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पर भी यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू के डैश पी। के हमने लिया था उस वाले में हेनरी में कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर लिया हुआ है के डैश। तो P इज इक्वल टू, यदि हम P को इधर ले आए, x को इधर पर लेकर के जाए, तो P इज इक्वल टू ये K इसके नीचे आ जाएगा, मीन्स 1 बाई के डैश इंटू एक्स, 1 अपॉन के डैश। इसको हम P इज इक्वल टू के एच एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको 1 अपॉन के डैश इज इक्वल टू के एच यदि लिख लेते हैं तो 1 अपॉन के डैश की जगह पर रख लिया के एच, एंड के एच इज अ हेनरी कांस्टेंट। के एच इज ए हेनरीज कांस्टेंट। तो के एच इज ए हेनरी कांस्टेंट या इसी को हेनरीज लॉ कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जबकि जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ यदि हम के एच देखें, यूनिट ऑफ के एच इज एटीएम, और या तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या फिर बार में हम इसको जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये प्रेशर के जैसा प्रेशर के इक्वली होता है, प्रेशर की यूनिट भी एटीएम या बार होती है और केएच की यूनिट भी एटीएम या बार लेना है।
अब ये भी देखा जाए यहाँ पर KH से रिलेटेड जो है KH की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, उसका मैग्नीट्यूड किन पर डिपेंड करता है, इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर हम अभी हेनरीज लॉ को इस तरह से भी अल्टरनेटिव फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। हेनरीज लॉ इन अल्टरनेटिव फॉर्म, अकॉर्डिंग टू हेनरीज इन अल्टरनेटिव फॉर्म, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस तरह से भी उसको डिफाइन किया जा सकता है। आगे देखिए वैल्यूज ऑफ KH किस किस पर डिपेंड करते। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे देखिए हमने हेनरी लॉ में हेनरी कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, तो हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड जो है देखिए इस तरह से इसको कंक्लूड किया गया है। KH पर किस तरह से हम, यदि हमको KH का वैल्यू दिया गया है तो हम वहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH एट द सेम टेम्परेचर। यदि मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हाइड्रोजन और हीलियम पर यदि हम उनके KH का वैल्यू देखें तो अलग अलग मिलेगा, टेम्परेचर हमको सेम। जैसे मान लीजिए कि 293 केल्विन यदि हम टेम्परेचर लें तो हीलियम का KH का वैल्यू अलग होगा, हाइड्रोजन के KH का वैल्यू अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो KH की वैल्यू है ये हर एक गैस के लिए कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट गैसेस के लिए वैल्यूज अलग अलग हैं। इट मीन्स सो KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, मीन्स KH की जो वैल्यू है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है। सेकंड है हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर P, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यदि मान लीजिए एट ए पर्टिकुलर प्रेशर पर जिस गैस की वैल्यू हाई होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे थर्ड पॉइंट यही है कि द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है। थर्ड पॉइंट में देखिए KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यदि KH की वैल्यू बढ़ती है, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, लेकिन जो गैस का सॉल्युबिलिटी है वह डिक्रीज होता है। और यही कारण है कि जो है एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। तो ये थे हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH से जुड़े हुए जो है कुछ कंक्लूजन्स थे। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, दो गैसेस दी जाती हैं और उन दो गैसेस में फॉर एग्जांपल, तो जैसे देखिए एग्जांपल है 293 केल्विन, वैल्यू ऑफ KH दिया गया है हीलियम 144.97 किलोबार, हाइड्रोजन है 69.16 किलोबार। इनमें से दोनों गैस में से विच गैस इज मोर सॉल्युबल देन अदर, कौन सा गैस ज़्यादा सॉल्युबल है। यदि हम देखें KH का वैल्यू इन दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा वो लेस सॉल्युबल है, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। तो ये गैस कम सॉल्युबल है जबकि हाइड्रोजन मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू हीलियम एट सेम टेम्परेचर। तो कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि दो का वैल्यू दिया गया है KH का और दोनों में से पूछा गया है कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है कौन सा कम, या फिर ऐसा हो सकता है कि एट ए सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम, देन विच ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH, इसमें से KH का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की कुछ वैलिडिटी वो लिमिटेशंस भी हैं और उसमें वैलिडिटी है कि वो कब वैलिड होगा कब नहीं होगा। तो हेनरीज लॉ इज वैलिड इफ प्रेशर इज लो। हेनरीज लॉ की वैलिडिटी है कि ये लो प्रेशर पर वैलिड है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर वैलिड नहीं होता है। इसी तरह से सेकंड है टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने का मतलब है कि whole amount of gas dissolve in the solvent or liquid, but it is impossible, लेकिन वो impossible है, इस तरह से नहीं होता है कि whole amount of gas dissolve हो जाए। तो टेम्परेचर नॉट टू लो, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। थर्ड है गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमने प्रेशर बढ़ाया वन टाइम
और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई जो है 3 टाइम या 4 टाइम। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए वो गैस, तभी ये वैलिड होगा। फोर्थ है द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, ना तो वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट होना चाहिए, नहीं तो प्रेशर बिना बढ़ाए भी वो गैस आसानी से डिजॉल्व हो सकती है। नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट, ना तो उसको डिसोसिएट मतलब वो ब्रेक डाउन हो, फॉर्म 2 और मोर आयंस, नाइदर एसोसिएट, ना ही एसोसिएट होना चाहिए कि 2 और 3 मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो ना तो डिसोसिएट हो ना ही एसोसिएट हो, तभी ये हेनरीज लॉ वैलिड है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट में है, जैसे देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन इसका इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेस। बीवरेजेस मतलब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेय पदार्थ होते हैं जो जिनको हम आसानी से जो है ड्रिंक कर सकते हैं, वे बीवरेजेस कहलाते हैं। यहाँ पर उसमें देखेंगे कि कार्बन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जनरली दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉल्युबल करते हैं। अब जनरली ये है कि एट नॉर्मल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी लेस सॉल्युबल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर, शैम्पेन, जो भी है। इस तरह से हम देखें कि अलग अलग उसमें बॉटल्स, तो उन बॉटल्स को क्या करते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंटेनिंग बॉटल्स सील्ड अंडर हाई प्रेशर, उनको हाई प्रेशर पर हम उनका सीलिंग करते हैं। तो जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं बॉटल को, तो बॉटल को ओपन करते ही क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर फॉल्स टू अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो है डिक्रीज होकर के नॉर्मल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आ जाएगा। और इस कारण से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थी, दैट बबल्स आउट कॉजिंग एफरवेसेंस। आपने देखा होगा जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का बॉटल खोलते हैं उसमें बबल्स निकलते हैं, मीन्स वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है रिमूव कर दिया जाता है। अब क्यों डिजॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, टू मेक इट एल्कलाइन इन नेचर, उसको एल्कलाइन नेचर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना एल्कलाइन हो जाएगा। तो इस कारण से उसमें, और कभी यदि आपने पहले उसको थोड़ा सा सेक कर दिया बॉटल को, बॉटल सेक करने के बाद क्या होता है, जैसे उसका आप ओपन करेंगे लार्ज अमाउंट में गैस निकल जाएगी, क्योंकि नहीं तो जनरली क्या होता है बॉटल में ये इतना तक, यहाँ तक ही लिक्विड भरा होता है, इतने में गैस होती है, तो जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ से निकल जाएगी। आपने इसको सेक कर दिया, सेक करने से ये गैस इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, और जैसे ही इसका जो है लिड ओपन करते हैं लार्ज अमाउंट में गैस निकलेगी, उस गैस के साथ लिक्विड भी बाहर आउट हो जाता है, फ्लो हो जाता है। सेकंड है इन डीप सी डाइविंग और स्क्यूबा डाइविंग। तो इन डीप सी डाइविंग और स्क्यूबा डाइविंग, डीप सी डाइवर्स जनरली क्या करते हैं, दे यूज कंप्रेस्ड गैस। वो कंप्रेस्ड गैस का यूज पहले करते थे, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है कंप्रेस्ड गैस में। तो जो पहले के समय में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है ये कंप्रेस्ड फॉर्म में बनाया जाता था, और जनरली दिस मिक्सचर इज वेरी लेस सॉल्युबल इन ब्लड एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पर इसका जो सॉल्यूशन है मतलब रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी है बहुत ही लो है। अब लेकिन जैसे ही डाइवर्स क्या होते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वाटर में, वहाँ प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, और प्रेशर बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, नो प्रॉब्लम, एट मतलब जो है डाइवर्स फील वेरी कंफर्टेबल एज द ऑक्सीजन या कंप्रेस्ड एयर हायर एंड हायर सॉल्युबल इन द ब्लड। बट व्हेन दे मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो वापस सरफेस पर आते हैं, वाटर सरफेस पर आते हैं, द प्रेशर डिक्रीजेस। अब जैसे नीचे से फिर वो ऊपर की ओर आए वाटर के ऊपर, तो वहाँ तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, जो गैस डिजॉल्व थी हमारे ब्लड में इट कम आउट, ये बाहर आ जाएगी, और बाहर आएगी लेकिन क्विकली आएगी। तो नाइट्रोजन सबसे पहले जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, नाइट्रोजन कम्स आउट ऑफ द बॉडी वेरी क्विकली, नाइट्रोजन सबसे पहले बहुत तेजी से बाहर आएगी, एंड इट फॉर्मिंग बबल्स इन ब्लड स्ट्रीम, और उसी ब्लड स्ट्रीम में ये क्या करेगा, बबल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, विच दीज बबल्स कैन बस्ट द कैपिलरी और ब्लॉक द जो आर्टरीज और वेंस, आर्टरीज है, वेंस है या कैपिलरी है, उसको ये ब्लॉक कर सकता है, एंड इवन इट कैन बस्ट द कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज को बस्ट भी कर सकता है। तो
व्हेन द कैपिलरीज आर बर्स्ट, और इससे हमारे नर्वस टिश्यू पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। जो ये है नर्व टिश्यू है, मतलब हमारे दिमाग पर भी इसका असर पड़ सकता है, कई बार इससे ब्रेन अटैक भी हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बैंड्स। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द बैंड्स। तो ये बैंड्स मतलब वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है और पेनफुल भी है। तो टू अवॉइड दिस कंडीशन, मोस्ट जो प्रोफेशनल डाइवर्स है दे यूज कंप्रेस्ड एयर गैस डाइल्यूटेड विद हीलियम। हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों का मिक्सचर होता है। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% है। तो इस तरह से भी हम देखें, यहाँ पर हीलियम है वेरी स्मॉल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हीलियम के मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, और जैसे ही ये नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ब्लड और कैपिलरीज। स्मॉल मॉलिक्यूल होने की वजह से हीलियम बाहर निकल जाएगा नीचे से जब हम ऊपर की ओर आ रहे होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे अंदर जो गैस थी ब्लड में, वो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और ऊपर तक आते आते लगभग हमारे बॉडी का इनसाइड का प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर दोनों ही लगभग इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, बर्स्ट जो हो रहा है कैपिलरी ट्यूब, उसकी कंडीशन से हम बच सकते हैं, या जो बैंड्स की कंडीशन है उससे बच सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी को कोई मतलब जो है डैमेज नहीं होता है, नर्व टिश्यू डैमेज नहीं होते हैं, सेल वॉल डैमेज नहीं होता है, और इस तरह से हम इसको बचा भी जा सकता है। थर्ड है एट हाई एल्टीट्यूड। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बहुत यदि ऊंची मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो जल्दी से हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, या किसी पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो टायर्ड हो जाते हैं। तो जनरली जो हायर एल्टीट्यूड वाले जो एरिया है, देयर इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो, मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस देन द ग्राउंड लेवल। तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बोले, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में कम होता है। इससे क्या होगा, आप ऊंचाई पर गए, ऑक्सीजन आपको कम मिल रही है, तो हमको क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने से वी फील वेरी टायर्ड, हम वहाँ पर जो है काफ़ी जो है थकान महसूस करते हैं, क्योंकि जो है फूड का ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा। जो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस जो है क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो उनको वीकनेस आ जाती है, एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो क्लियरली सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दिमाग समय पर ज़्यादा वर्क नहीं करता है। और तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनॉक्सिया, वेयर ए पर्सन फील्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, द कंडीशन इज नॉन एज एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया डिसीज से भी वो लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो यह कई जगह पर हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस कई जगह पर जो है एप्लीकेबल हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो यहाँ पर जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।